नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि मैराथन क्लास नंबर 18 के माध्यम से विद सॉल्यूशन के साथ करने की कोशिश करेंगे। एक एक प्रश्नों को उसके जो है अन्य तथ्यों को भी हम बार बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि परीक्षा में हम अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके। तो देख लेते हैं आज की क्लास की हम कर लेते हैं शुरुआत, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही है सफलता का राज। इसी उद्देश्य के साथ हर रोज़ अधिक से अधिक प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। भाई जिस भी अभी तक किसी भी विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको क्लास का समय पर मिलता रहे। साथ ही जो है वीडियो को लाइक करते हुए चलना है, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, NTA नेट की परीक्षा हो या किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली TGT PGT हिंदी संबंधी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। धर्म कर्म का प्रवाह, कर्म ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में है। कर्म आएगा भाई यहाँ पर। तो इन तीन धाराओं के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है, किसी एक के अभाव में यह विकलांग रहता है। यह कथन किस आलोचक का है? तो एक एक कथनों को आपको ध्यान से समझते हुए पढ़ते हुए चलना है, ताकि कथनों से संबंधित भी, अगर कथनों के अंदर से भी प्रश्नों को बना करके परीक्षा में पूछा जाता है तो आप आसानी से उनका सही आंसर दे सको। आंसर आप लोगों के सामने ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जितने भी कथन हैं परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो बार बार परीक्षाओं में शुक्ल जी के और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कथनों को पूछा जाता है, तो उनको आपको बार बार रिवाइज करते हुए ही चलना है, ताकि परीक्षा में कोई कथन या पंक्ति किसी विद्वान से संबंधित पूछी जाए तो आपको लगे कि ये हमारा जो है कई बार पढ़ा हुआ प्रश्न है। तो धर्म कर्म का प्रवाह जो है, कर्म ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में है। तो ये कई बार परीक्षाओं में प्रश्न जो है कथनों से संबंधित इस प्रकार बनाकर पूछ ले जाते हैं, जैसे कि पूछा जा सकता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने धर्म कर्म का प्रवाह किन तीन धाराओं में बताया। कर्म ज्ञान भक्ति या चौथी धारा और कोई सी बता देगी, इनमें से कौन सी धारा शामिल नहीं है, या उपयुक्त सभी। इस प्रकार से कई बार प्रश्नों को बना करके पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है और अन्य रचनाएं देख लेते हैं शुक्ल जी की, जो कि परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल जी की प्रमुख रचनाओं में शामिल है सूरदास। सूरदास नामक ग्रंथ इनका प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है, शुक्ल जी द्वारा लिखा गया। त्रिवेणी भी इन्होंने लिखा है। विचार संधि, चिंतामणि, रस मीमांसा और हिंदी साहित्य का इतिहास तो 1929 ईस्वी में प्रकाशित कराया गया। मित्रता आदि रचनाएं जो है शुक्ल जी द्वारा लिखी गई। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। इनमें से किस कवि ने नक्शिक शीर्षक काव्य ग्रंथ की रचना की है? तो इनमें से जो नक्शिक शीर्षक काव्य ग्रंथ की रचना किस कवि द्वारा की गई है? तो उपयुक्त सभी आंसर होगा कुलपति मिश्र, सुरति मिश्र और नरशंभु। तीनों कवियों ने नक्शिक पर आधारित जो है रचना की है। तो नक्शिक शीर्षक पर काव्य की रचना की है। जैसे कि कुलपति मिश्र जी द्वारा लिखी गई जो रचनाएं हैं, रस रहस्य, द्रोण पर्व भी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, रस रहस्य भी पूछा जाता है भाई। युक्ति तरंगिणी भी कई बार पूछ लिया जाता है, और नक्शिक, तो इन्होंने नक्शिक शीर्षक से रचना की है। साथ ही है संग्राम सार। ये सभी रचनाएं कुलपति मिश्र जी द्वारा लिखी गई। उसके बाद सुरति मिश्र ने अलंकार माला, अमर चंद्रिका, रस रतनमाला, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका आदि जो है, और नक्शिक शीर्षक से पर भी इन्होंने जो है सुरति मिश्र जी ने भी रचना की है। और काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, ये सभी रचनाएं सुरति मिश्र जी द्वारा लिखी गई। उसके बाद नरशंभु ने नायिका भेद और नक्शिक शीर्षक पर रचना की है। उसके बाद पजनेश ने जो है मधुर प्रिया और नक्शिक, ये रचनाएं लिखी है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? तो अंग दर्पण ये रचना परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट होने वाली रचना है। तो रसलीन जी की ये रचना है, कई बार पूछी जाती है। तो रसलीन जी का वास्तविक नाम है
सैयद गुलाम नबी, जो कि इनका उपनाम है रसलीन। काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है रसलीन का जो है वास्तविक नाम क्या है या सैयद गुलाम नबी का उपनाम क्या है। तो सैयद गुलाम नबी का उपनाम है रसलीन और रसलीन का वास्तविक नाम है सैयद गुलाम नबी। और अंग दर्पण जो है, अंग दर्पण नाम से इन्होंने 1737 ईस्वी में रचना की। अंग दर्पण इसका समय है 1737 और ये जो है नक्षिक वर्णन की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति मानी जाती है। इसमें शारीरिक अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से युक्ति चमत्कारपूर्ण वर्णन है। सुक्ति चमत्कार के लिए यह ग्रंथ सुविख्यात है। रसलीन एक रस प्रबोध रस निरूपण ग्रंथ माना जाता है। इसमें रस, भाव, नायिका भेद, षडी ऋतु, बारहमासा आदि के प्रसंग हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। चीर जीवो जोरो जुरे क्यों न स्नेह गंभीर क्यों घटी के वृक्ष भानुजा वे हलदर के वीर। जो इन पंक्तियों में वृक्ष भानुजा और हलदर ये 2 शब्द दिए गए हैं, तो इन शब्दों में कौन सा अलंकार है प्रश्न में पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा श्लेष। जब एक ही शब्द से कई अर्थों को चिपके हुए होते हैं वहाँ पर हमारे श्लेष अलंकार होते हैं। जैसे कि इस दोहे में जो है भानुजा और हलदर में जो है श्लेष अलंकार हमें देखने को मिलता है। भानुजा का एक अर्थ होता है वृक्ष भानु की पुत्री अर्थात राधा। वृक्ष भानु की पुत्री अर्थात राधा, एक अर्थ हमारा भानुजा का ये हो गया। दूसरा अर्थ निकलता है वृक्ष लगन के सूर्य की पुत्री यानी कि अतिशय दीप्ति युक्त। उसके बाद तीसरा अर्थ निकलता है वृक्ष प्लस में अनुजा यानी कि बैल की बहन को यानी कि गाय को हम जो है वृक्ष भानुजा कहते हैं। तो सभी अर्थ अलग, जो एक ही शब्द में अलग अलग अर्थ छिपे हुए होते हैं, तो वे हमारे श्लेष अलंकार का उदाहरण होता है। जैसे कि हलदर, हलदर में जब हम देखें तो हलदर का अर्थ होता है बलराम के भाई अर्थात श्री कृष्ण। दूसरा अर्थ होता है शेषनाग। उसके बाद तीसरा अर्थ निकलता है बैल। इस प्रकार से हलदर के भी हमारे कई अर्थ निकलते हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 5। पानिप अपार धन आनंद उक्ति ओछी जतन जुगती जोहनो कौन पे नपती। ये जो पंक्तियाँ हैं ये इन पंक्तियों द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि नायिका के सौंदर्य की तुलना में उसकी उक्ति जो है निष्कृष्ट हो गई है यानी कि छोटी हो गई है। तो देख लेते हैं। नायिका के अपार सौंदर्य के आनंद आगे घनानंद की उक्ति यानी घनानंद जी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियाँ हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। उक्ति छोटी या निष्कृष्ट हो गई है क्योंकि उसके सौंदर्य को नापने के लिए उसके पास जो है कवि के पास जो घनानंद जी के पास कोई यतन है भैया, कोई यतन नहीं है, कोई उक्ति नहीं है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है। तो ये किस पाश्चात्य आलोचक का मत है। तो ये कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम विधान है। ये मत जो है निम्नलिखित में से जो है पाश्चात्य विद्वान कोलरिज का है। तो इनका पूरा नाम सैमुअल टेलर कोलरिज है। कई बार पूछ लिया जाता है पूरा नाम भी। और 21 अक्टूबर 1772 में इनका जन्म हुआ। मृत्यु 25 जुलाई 1834। एक अंग्रेज कवि रहे हैं, दार्शनिक भी रहे हैं और रोमांस लेखक भी रहे हैं। अपने मित्र विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर इंग्लैंड में रोमांस आंदोलन की इन्होंने शुरुआत भी की है। लेक पोइटिक्स की इन्होंने स्थापना की है। वे अपनी कविताओं द राइम ऑफ द एंशिएंट मेरियर या कुबले खान के लिए भी जाने जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 7। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। ये कथन किस लेखक का है। तो ये कथन जो है, ये पंक्तियाँ जो है सुमित्रानंदन पंत की है। सुमित्रानंदन पंत ने जो ये कथन कहा है कविता हमारे जो है परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। ये DSSB में भी पूछा गया प्रश्न है और कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में हमारे जो जितने भी ये प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को हम विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो देख लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में, 28 दिसंबर 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। और सुमित्रानंदन पंत की कुछ और अन्य काव्य कीर्तियाँ ग्रंथि, गुंजन और जो है ग्राम्य, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण दोली,
कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा और सत्यकाम। चिदम्बरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हो चुका है। ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन जो है ये कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनको क्रम वाइज भी लगाने का प्रश्न पूछ लिया जाता है इनकी रचनाओं को, तो इनको ध्यान से देखते हुए चलना, आपको बार बार रिवाइज करते हुए। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखलामूलक अलंकार नहीं है? तो इनमें काव्यलिंग श्रृंखलामूलक अलंकार नहीं है। तीनों श्रृंखलामूलक अलंकार है, कर्णमाला, एकावली और माला दीपक। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? नहीं और है पर आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न में है पूछा हुआ है या नहीं पूछा हुआ। तो ओकार बहुला या फिर आकार बहुला या ईकार बहुला या ऊकार बहुला, किस प्रकार, या एकार बहुला, किस प्रकार की बोली, अलग अलग प्रकार की बोलियां होती है, कौन सी बोली किस प्रकार की है, ये हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से करते हुए चलेंगे। तो देख लेते हैं इनमें से ओकार बहुला बोली कौन सी नहीं है? तो ये आपको बताना है। तो खड़ी बोली जो है ओकार बहुला बोली नहीं है। बुंदेली, ब्रजभाषा और कन्नौजी, ये है हमारी सारी ओकार बहुला बोलियां हैं। जिस भी बोली में जो भी अंत में अंतिम जो ध्वनि जिस प्रकार से हमें सुनाई देती है, जैसे कर लियो, खा लियो, पी लियो, चलो गयो, तो इस प्रकार से जो बोली बोली जाती है वे हमारी सभी ओकार बहुला होती है। जिसमें ई की ध्वनि सुनाई दे अंत में वे ईकार बहुला, जिसमें ए की ध्वनि सुनाई दे या फिर ऊ की ध्वनि सुनाई दे, इस प्रकार से बोलियों को पहचाना जाता है। तो आसान प्रश्न है ये। हम जो है पंक्ति को देख करके या अगर पंक्ति भी दे दी जाती है कि इसमें कौन सी बोली है ओकार बहुला है या ईकार बहुला है, तो आप जो है ध्वनियों को देख करके पहचान सकते हो। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10, विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की रचना है? तो विज्ञान गीता जो है केशवदास जी की प्रसिद्ध रचना है। विज्ञान गीता समय 1610, आचार्य केशवदास जी की रचना है। कवि प्रिय, रसिक प्रिया, वीर देवचरित्र, रतन भावनी और जहांगीर जसचंद्री का अन्य रचनाएं भी केशवदास जी की हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11, गीत गुंज किस कवि की रचना है? गीत गुंज जो रचना लिखी है वो निराला जी द्वारा लिखी गई। निराला की प्रसिद्ध कविता है गीत गुंज, 1954 ईस्वी समय निराला की जो गे प्रधान रचना रही है उस इनकी ये, और जो है निराला को हिंदी के मुक्तक छंद का प्रवर्तक भी माना जाता है। इन्होंने जो है कवि को हिंदी का जातीय छंद कहा है। तो किस छंद को इन्होंने हिंदी का जातीय छंद माना है निराला जी ने? तो कवि छंद को, ये आपको ध्यान रखना है। और निराला जी से संबंधित हिंदी साहित्य के अंतर्गत जितने भी हमारे ये 4 छायावादी कवि रहे हैं, इनसे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। इन चारों साहित्यकारों को हम एक मैराथन क्लास के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखेंगे ताकि उनसे संबंधित कोई भी प्रश्न परीक्षा में इन चारों साहित्यकारों से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप आसानी से उनका सही आंसर दे सको। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12। भाई वीडियो आपको पसंद आती है, एक बार फिर से कहना चाहूँगी आप लाइक करते हुए चलो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलेगा। मुझे लगेगा कि हाँ मुझे इस प्रकार से जो है आपके लिए क्लास लेकर के आनी चाहिए, या फिर आप किसी भी टॉपिक कोई भी टॉपिक दे सकते हो कि आप मैम इस टॉपिक पर आप क्लास बना दो, मैं जो पूरी कोशिश करूँगी लाने की। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12, छाया नामक एकांकी के लेखक कौन है? तो छाया नामक एकांकी लिखी है सुदर्शन ने। तो देख लेते हैं, अगर छाया नामक जो है कहानी संग्रह पूछा जाए तो जयशंकर प्रसाद जी का है, ये भी ध्यान रखना है। छाया नामक एकांकी जो लिखी गई है वो सुदर्शन जी द्वारा लिखी गई है। छाया कहानी जयशंकर प्रसाद जी की पहला कहानी संग्रह है जिसका प्रकाशन 1942 ईस्वी में हुआ। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 13, राजेंद्र यादव की कहानी इनमें से कौन सी है? तो राजेंद्र यादव जी की कौन सी कहानी है? ये है जहाँ लक्ष्मी कैद है, जो कि काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। जहाँ लक्ष्मी कैद है 1957 ईस्वी में लिखी राजेंद्र यादव की जो कहानी संग्रह है। हंस के संपादक के रूप में
काम किया था राजेंद्र यादव ने भाई, उसके बाद देख लेते हैं। स्त्री विमर्श और दलित विमर्श की चर्चा में लाने का सबसे बड़ा जो प्रयास किया और श्रेय जाता है राजेंद्र यादव का ही है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने साधारणीकरण की व्याख्या की है। बढ़ते हैं आगे। नगेंद्र जी के जो रस सिद्धांत मैंने बताया था, रस मीमांसा ग्रंथ की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ग्रंथ है, और रस सिद्धांत ग्रंथ 1964 का में जो है डॉक्टर नगेंद्र जी का ग्रंथ है, जिसमें इन्होंने साधारणीकरण की व्याख्या की है। और ये एक जो है डॉक्टर नगेंद्र जी रसवादी आलोचक भी माने जाते हैं, रसवादी आलोचक के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। बढ़ते हैं आगे। पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन इनमें से रसवादी आलोचक है? बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 15। अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है? तो अपभ्रंश का जो मुख्य छंद है वो है हमारा दोहा। दोहा छंद अपभ्रंश का मुख्य छंद है। दोहा कहने से जो है अपभ्रंश का बोध होता है। जिस प्रकार से प्राकृत को गाहा या गाथा के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार दोहा पद भी कहा जाता है अपभ्रंश को। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न नंबर 16। आगरा का बोली क्षेत्र बताइए। तो आगरा का जो बोली क्षेत्र है वो है हमारा ब्रज। धीरेन्द्र वर्मा ने जॉर्ज गिरियसन द्वारा निष्कृष्ट कन्नौजी क्षेत्र को ब्रज के क्षेत्र से अलग नहीं माना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अपने सर्वेक्षण के आधार पर उन्होंने कानपुर तक ब्रजवासी क्षेत्र ही कहा है, और उनके अनुसार उत्तर प्रदेश के मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बुंदेलशहर, एटा, मैनपुरी, बदायूं, बरेली के ज़िले और ये जो है सभी ब्रजभाषा के क्षेत्र रहे हैं। अवधी के क्षेत्रों में शामिल है लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, अम्बेडनगर, गोंडा बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, शाश्वती, फतेहपुर आदि जो है ये सभी अवधी क्षेत्र के ये प्रदेश है। बढ़ते हैं आगे। खड़ी बोली के मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अम्बाला जो है। उसके बाद भाई आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। कलसिया, पटियाला के पूर्वी भाग, रामपुर और मुरादाबाद ये सभी खड़ी बोली के क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़ के क्षेत्र छत्तीसगढ़ी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में बोली जाने वाली एक अत्यंत ही मधुर व सरस भाषा है। बढ़ते हैं आगे। मुल्ला वजरी की जो रचना है वो कौन सी मानी जाती है? तो कुतुब मस्तूरी जो है मुल्ला वजरी की रचना है, कई बार परीक्षाओं में आई हुई रचना है ये। प्रताप शाही की रचनाकार कौन है? तो प्रताप शाही जो है साहित्यकार का नाम है। रीतिकाल के अंतर्गत आने वाले प्रताप शाही जो की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, ये पूछा हुआ है। तो काव्य विलास भी प्रताप शाही जी की रचना है। व्यंग्यात्मक कौमुदी भी प्रताप शाही जी की रचना है, और श्रृंगार मंजरी भी प्रताप शाही जी की रचना है। लेकिन नवरस तरंग जो है बेनी परवीन जी की रचना है, प्रताप शाही की नहीं है। बढ़ते हैं आगे। अगला और अन्य रचनाएं हम देख लेते हैं प्रताप शाही जी की, देख लेते हैं भाई। इन्होंने 1882 में व्यंग्यात्मक कौमुदी और संवत 1886 में काव्य विलास की रचना की है। व्यंग्यात्मक कौमुदी भी प्रताप शाही जी की प्रसिद्ध रचना है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इनके अलावा और अन्य रचनाएं यहाँ पर दी गई है प्रताप शाही जी की, इनको भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि जय सिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी इम्पोर्टेंट है, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद भी इनकी इम्पोर्टेंट है, रसराज की टीका, रतन चंद्रिका, जुगुल नक्शिक और बलभद्र नक्शिका की टीका। इनका जो कवि काल जो है संवत 1880 से 1900 तक का ठहरता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 19। छतर प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो छतर प्रकाश नामक काव्य प्रबंध काव्य के रचनाकार निम्नलिखित में से लाल कवि है। पढ़ते हैं आगे। लाल कवि ने जो प्रसिद्ध महाराज छत्रपाल की आज्ञा से उनका जीवन चरित्र छतर प्रकाश
दोहो चौपाई में बड़े ब्यौरों के साथ वर्णन किया है। और छत्तर प्रकाश जो है इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है। छत्तर प्रकाश पुस्तक में 76 साल के संवत 1764 तक का जीवन वृत्तांत बताया गया है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा नीतिकार कवि नहीं है? इनमें से जो है कवि गिरिधर कविराय जो है नीतिकार कवियों में शामिल नहीं है। बढ़ते हैं, सॉरी भाई, इसका आंसर हमारा डी होएगा। गिरिधर कविवार नीतिकार में है, लेकिन गिरिधर दास जो है ये भारतेंदु जी के पिता हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध है लल्लू लाल और सैजल मिश्र जी का। फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लू लाल को जो है बाखा मुंशी का पद प्राप्त हुआ था। इसे बाखा मुंशी के नाम से जाना जाता है, बादशाह मुंशी कहा जाता है लल्लू लाल जी को। और गिलक्राइस्ट को फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया था। उसके बाद जो है नासिकी तोपख्यान की रचना सैजल मिश्र ने 1803 में की थी। इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। सैजल मिश्र इन दिनों जो है कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्यरत थे। यह एक पुस्तक भी पाठ्य पुस्तक के अभाव की पूर्ति की और गिलक्राइस्ट की कोशिशों का ही परिणाम है इनकी जो ये पुस्तक है सैजल मिश्र जी की नासिकी तोपख्यान। बढ़ते हैं आगे, फोर्ट विलियम कॉलेज में स्थित प्राच्य विद्याओं एवं भाषाओं के अध्ययन का केंद्र है। उसके बाद इनकी जो स्थापना है 10 जुलाई 1800 ईस्वी को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेस्ली ने की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई? ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो आपको जो है सन के साथ साथ इसका महीने का नाम भी ध्यान रखना है, 10 जुलाई, क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है 10 जून 1800 ईस्वी को हुई या फिर जो है 20 जुलाई 1800 ईस्वी को हुई। तो इस प्रकार से ये तारीखों को बदल कर ऑप्शन में दे दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई सन 1800 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेस्ली की अध्यक्षता में की गई। इस संस्था द्वारा जो संस्कृत, अरबी, फारसी, बांग्ला, हिंदी, उर्दू आदि के हजारों पुस्तकों का भी अनुवाद हुआ। शिक्षा दीक्षा के लिए जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में वेल्लेस्ली ने ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना भी की और बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज में परिवर्तित हो गई। उसके बाद देख लेते हैं आगे, प्रश्न नंबर 22। गारसादात तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा? गारसादात तासी जी द्वारा लिखा गया इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तान की जो भाषा है वो फ्रांसीसी भाषा में की। गारसादात तासी प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास लेखक लिखने के सूत्रपात माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। अंग्रेजी सरकार की केंद्र से अदालत का कामकाज देश के प्रचलित भाषाओं में रखने का इश्तिहारनामा किस सन में निकाला गया? तो आंसर हो जाएगा हमारा 1836 में। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 24। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो इनमें से जो है भारत सौभाग्य नाटक भारतेंदु जी का नहीं है। भारत जननी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, ये सभी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हैं। भारत सौभाग्य नाटक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी का है। भारतेंदु जी का जन्म 9 सितंबर 1850 को और मृत्यु इनकी 6 जनवरी 1885 को हुई। आधुनिक काल हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं और आधुनिक हिंदी के जो है जनक भी माने जाते हैं भारतेंदु जी। और भारतेंदु जी जो हैं आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। भाई आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के जनक, ये कई बार पूछा जाता है। ये प्रश्न परीक्षा में आपको ध्यान रखना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र में आधुनिकता के पहले रचनाकार माने जाते हैं और भारतेंदु का नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उनको उपाधि प्राप्त हुई थी। और इनके अलावा जो है अनुदित और मौलिक कई नाटकों की रचना की गई भाई, और उनको भी हम जो है प्रश्न उत्तरों के माध्यम से जब नाटकों से संबंधित प्रश्नों को करेंगे तो जब उनके द्वारा लिखे गए सभी नाटकों को जो उनसे संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 25 आज की क्लास का
इनमें से कौन सी पत्रिका मासिक नहीं है? तो ये बाला बोधनी और हिंदी प्रदीप, सरस्वती, ये तीनों पत्रिकाएं जो है मासिक रही है। लेकिन नागरिक प्रचारणी पत्रिका जो है त्रिमासिक पत्रिका थे, जिनका संपादन जो है श्याम सुंदर दास, महाउपाध्याय सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधा कृष्ण दास जी द्वारा किया गया। बाल बोधनी का तो आपको पता ही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा निकाली गई महिलाओं से संबंधित पत्रिका रही है ये। हिंदी प्रदीप प्रताप नारायण बालकृष्ण, हिंदी प्रदीप के संपादक वही, एक सेकेंड,